बूस्टर डोज कितना जरूरी, इस खबर पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर भाटी, आपका बहुत स्वागत करते हैं जी बिजनेस पर और इंडिया 360 डिग्री के इस बेहद ही विशेष कार्यक्रम में। अगर हम आंकड़ों की बात करें, 10 अप्रैल से 18 प्लस आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत हुई और एक हफ्ते के जो आंकड़े हैं, सिर्फ पहला दिन अगर छोड़ दिया जाए 8 अप्रैल इनफैक्ट 1,41,000 हमने देखा तब तक बूस्टर डोज ले चुके थे। फिर 9 अप्रैल को 1,24,000, उसके बाद जो ग्राफ है वो गिरा ही, एक्सेप्ट अगर हम 11 अप्रैल की बात करें, लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों ने लिया और 13 अप्रैल को 1.5 लाख तक लोग एक हफ्ते में सामने आए हैं। लोग बूस्टर डोज को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं या इसको आप थर्ड डोज कह लीजिए, शुरू में हमने जब देखा था, शुरुआती दिनों में जो आ रहे थे, जैसे ही प्रिकॉशन डोज अनाउंस हुई, उसके बाद जो जिनको इंटरनेशनल ट्रैवल करना था, ऐसी कंट्रीज जहां पर आपको बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट है, इस तरह के लोगों की संख्या ज्यादा थी। जबकि जो लोगों को एक्चुअल में इंडिकेटेड था, जिनको लगना जरूरी था, ऐसे लोगों की संख्या काफी कम रही है। अभी धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, पर बार बार हम इस चीज को अपडेट कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना शुरू हो गया था और एल्डरली लोगों के भी, पर अभी भी हमारी बहुत ऐसी पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी एलिजिबल हो चुकी है, उनके 9 मंथ पूरे हो चुके हैं और काफी सारी संख्या तो ऐसी है जो कोमॉर्बिड वाले भी हैं, जिनके लिए बूस्टर बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो हालांकि अभी लोगों को जैसा लग रहा है कि कोरोना चला गया है और अब धीरे धीरे अभी सुनने में आ रहा है उनको कि कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, तो संख्या थोड़ी बढ़ रही है, पर फिर भी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। जैसा हमने देखा था, जो हमारा इनके लिए टीन्स के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, उस समय हमने देखा कि काफी ज्यादा उत्साह था और लोग काफी लगवा रहे थे वैक्सीन के लिए। बट अभी फिलहाल बूस्टर को देख के वो वाली जो हम कहते हैं कि एक लोगों के अंदर वो वाली चीज नहीं देखी गई है अभी, कि बूस्टर के लिए अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे उस तरह से लोग नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर भाटी, ये तो बूस्टर डोज की बात हुई, लेकिन अगर हम दोनों डोज की भी बात करें तो पूरे देश में पहले डोज लेने वाली जो जनता है वो 96% है और दोनों डोज के 83% पर ही है। हमने तब भी देखा था जब पहले डोज के बाद दूसरे डोज की बात आई थी, तब भी काफी लोगों ने या तो अपना डोज मिस कर दिया, जाने अनजाने में कई लोगों ने जानबूझकर ही दूसरी डोज नहीं ली था कि हमें तो जरूरत नहीं है, हमने पहली डोज ले ली, या हमें नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, हम इम्यून हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि बूस्टर डोज जरूरी नहीं है, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जिन लोगों ने अब तक मानिए 2 डोज ले लिए हैं, जो एक किसी वैक्सीन का इफेक्ट होता है किसी भी व्यक्ति पर, वो कितने समय तक रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम और भी अगर अन्य वैक्सीन की बात करें, और शुरुआती दिनों से ही हम बात कर रहे थे कि लगभग 8 से 9 महीने के बाद तो हमें निश्चित तौर पर एक जो है बूस्टर देना जरूरी होगा। जितनी भी अभी तक की भी रिसर्च आई है, चाहे वो हमारी भारत वाली वैक्सीन है और अन्य विदेशों के अंदर भी जो भी वैक्सीन है, उन सब के अंदर देखा गया है कि 6 महीने के बाद हमारी जो आपकी वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है, वो डिक्लाइन होना काफी शुरू हो जाती है। बाकी कुछ लोग ऐसे जिनके लिए अभी मैंने बताया, जो कि कोमॉर्बिड लोग हैं, जो वनरेबल पॉपुलेशन है हमारी, उनके अंदर 3 महीने के अंदर ही वैक्सीनेशन जो इम्यूनिटी है वो डिप होना शुरू हो जाता है। तो इसमें 2 चीजें हैं कि जिस तरह से अभी सरकारी जो गाइडलाइंस आई है, जो कि काफी ज्यादा R&D करने के बाद SOPs बनाई गई है, तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए 9 मंथ के बाद तो 100% उनको बूस्टर प्रिकॉशन डोज लेना अनिवार्य है। बाकी वो लोग जो हेल्थ केयर वर्कर या जो वनरेबल पॉपुलेशन है 40 से ऊपर, जिनको और अन्य गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो या फिर जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हो, जिनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको मुझे लगता है 6 महीने के बाद ही उनके लिए आगे गाइडलाइंस शायद चेंज भी हो जाए। उनके लिए पहले ही प्रिकॉशन डोज 6 महीने के बाद ही लेना जरूरी है। डॉक्टर भाटी, जैसा आपने वैक्सीन के असर की बात कही, कब तक वो फेड ऑफ हो जाता है? अब जैसे यूएस की स्टडी भी बताती है कि बूस्टर का असर 91% 2 महीने तक बना रहता है, फिर 4 महीने के बाद फिर वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। हमारे देश में अभी तक जो अब मैकेनिज्म है ये है कि 9 महीने तक का आपको दूसरे डोज के बाद इंतजार करना है, फिर आप बूस्टर डोज लें।
आपको लगता है 9 महीने का जो ये गैप है वो वाकई सही है, कीपिंग इन माइंड आपने अभी जैसे बताया कि 6 महीने तक असर रहता है किसी वैक्सीन का? हाँ, देखिए इसके अंदर समझने वाली बात ये है कि एक हमारी जो वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको ब्लड टेस्ट के जरिए भी पता लगाया जा सकता है। बट इसके अलावा भी हमारी मेमोरी और टी सेल्स होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते किसी टेस्ट के जरिए। बट हाँ, जैसा कि जिस तरह की स्टडीज आई है, सारी स्टडीज में ये सामने आया है, इवन भारत के अंदर भी एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर सामने आया था कि 30% के करीब लोग हैं जिनके अंदर 3 महीने के बाद ही एंटीबॉडीज लेवल डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और बाकी 70% लोगों के अंदर फिर भी जो है वैक्सीन एंटीबॉडीज डिजायर्ड लेवल पर थी। और इसके बाद 6 महीने के बाद बात करें तो निश्चित तौर पर एंटीबॉडीज डिक्लाइन काफी जो है फास्ट से होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इसमें हम 2 कैटेगरीज कर सकते हैं कि एक हमारी वो कैटेगरी जो कि वनरेबल पॉपुलेशन है, जिनके अंदर एंटीबॉडीज की संख्या, जिनके अंदर इम्यूनिटी पहले से कम होती है और वैक्सीन लगने के बाद भी उतनी डिजायर्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाती, तो उन लोगों के अंदर शायद अभी आगे आने वाले समय के अंदर कुछ गाइडलाइंस में और चेंजेस आए, उनको तो 6 महीने के बाद जो है वैक्सीन की एक बूस्टर दे देनी चाहिए, बाकी सबके लिए 9 मंथ की। तो अभी काफी सारी ऐसी संख्या हो गई है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी समय आ गया है प्रिकॉशन डोज लेने का, तो उनको समय रहते हुए ले लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, जैसा अभी आपने भी बताया, कि हमें नेचुरल इन्फेक्शन भी हो गया और वैक्सीन भी लग गई है। तो चाहे वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो, चाहे आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो, एक समय के बाद दोनों ही तरह की जो इम्यूनिटी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। और अगर वैक्सीन लगाने के बाद एक आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा कि हमने फिलहाल देखा ओमिक्रॉन के केसेस के अंदर, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट में भी देखा कि इन्फेक्शन हो सकता है, री इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर आपको बीमारी की गंभीरता नहीं होगी। पर अगर आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आप फिर अनवैक्सीनेटेड कैटेगरी के अंदर ही थोड़े समय के बाद आ जाएंगे। तो इसलिए जिस तरह से गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार आपको अपनी, अगर आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हो गए तो आपको लगवाना निश्चित तौर पर जरूरी है। ओके, डॉक्टर भाटी, अभी हम देख रहे हैं कि जैसे चाइना में मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, और भी कई कंट्रीज है जहां पर अपसर्ज देखा जा रहा है कोविड के नंबर्स में। हालांकि भारत में हमने देखा दिसंबर, जनवरी और मिड फेब तक का वो टाइम था जब ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी ज्यादा प्रभाव में था और वो थर्ड वेरिएंट हमारे देश में लेकर आया था। अब कुछ स्टेट्स में जैसे दिल्ली हो गया, यहां पर मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। इनफैक्ट एक दिन में 50% मामले बढ़े हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है मामले बढ़ने की? क्योंकि ओमिक्रॉन के एक वेरिएंट की वजह से एक लहर आ चुकी है। ये जो मामले बढ़े हैं, इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है जो चीन में मामले बढ़े हैं उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें एक तो चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि अभी भी जो वेरिएंट है कोरोना वायरस के, कोई भी वेरिएंट अभी पूरी तरह से गए नहीं है। वर्ल्ड वाइड अभी भी काफी तरह के वेरिएंट सर्कुलेट हो रहे हैं। इंडिया की खासतौर पर बात करें तो हमारी थर्ड वेव का जो मेन कारण था वो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, और अभी फिलहाल हम चाइना और उसकी नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो वहां पर भी बताया जा रहा है कि अभी वहां पर केसेस बढ़ने का कारण BA.2 जो कि ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट है, जबकि इंडिया के अंदर देखा गया था कि ये वाले BA.2 और BA.1 ये ऑलरेडी जो है थर्ड वेव का कारण बने थे, और इसकी वजह से काफी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी संक्रमित भी हुई थी जनवरी के अंदर। बट फिलहाल अभी आप बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर हमेशा ऐसा देखा गया है कि जैसे अभी सभी चीजें ओपन हो चुकी हैं, हमारे स्कूल ओपन हो चुके हैं, इसके अलावा हम देखें कि हमारा जो मास्क मैंडेट वाला रूल था वो भी अब नहीं है। तो इन सब कारणों से सर्ज निश्चित तौर पर हो सकती है, थोड़े थोड़े केसेस बढ़ सकते हैं। इसके अंदर कोई आश्चर्य वाली बात नहीं कि जैसा हमने पहले भी बताया कि वायरस तो अभी भी सर्कुलेट हो ही रहा है, और री इन्फेक्शन हो सकता है, आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी हो सकता है। सिर्फ देखने वाली बात यह है कि किसी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा। तो फिलहाल अभी जो भी सर्ज आ रही है, जो थोड़े बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, उसका कारण हम ये मान सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स है वही है, और जैसा अभी देखने के में आ भी रहा है कि कुछ आपके रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स जो कि जिनको हम हाइब्रिड वेरिएंट भी कह सकते हैं, XE वेरिएंट के बारे में जिस तरह से अभी चर्चा चल रही है, वो भी एक वेरिएंट है। बट वो सभी, ये सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन के जो कि हाईली इन्फेक्शियस है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल हम देख सकते हैं कि हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर
थोड़ी सर्ज निश्चित तौर पर हो सकती है। इसीलिए बूस्टर लेना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हमारा इन्फेक्शन रेट बढ़ता है और वायरस जितना रेप्लिकेट होता है, तो उस समय एक परेशानी सबसे ज्यादा रहती है कि कोई भी नई तरह का वेरिएंट आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। डॉक्टर भाटी, क्योंकि आपने मास्क की अनिवार्यता का यहाँ पर जिक्र किया, क्योंकि इकोनॉमीज ओपन अप हो गई है, स्कूल्स भी खुल चुके हैं, स्कूल्स में हमने देखा काफी केसेस है, उस पर मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले, क्या सरकारों को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि मास्क को फिर से मैंडेटरी बनाया जाए, कीपिंग इन माइंड एक छोटा अपसर्ज केसेस में देखा जा रहा है। अगर पहले से ही सावधानी बरती जाए तो शायद आगे जाकर चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, कोरोना के बारे में जैसा हम शुरू से देख रहे हैं कि जो हमारी एसओपीज है वो काफी डायनामिक है, और परिस्थितियों को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए उनके अंदर हम बीच बीच में बदलाव लाने की हमेशा जरूरत रहती है। और जैसा आपने बताया सावधानी की, बिल्कुल अगर हम पेंडेमिक की बात करें, शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं कि इसमें सबसे अच्छा मैनेजमेंट है प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव, कि जितना जल्दी हम जो स्टेप्स लें वो उतना अच्छा है, ताकि हम संक्रमण को किसी भी तरह से रोक सके, क्योंकि संक्रमण नहीं रुकता तो फिर वायरस ज्यादा रेप्लिकेट होता है। तो इसमें वही आपका रूल काम करेगा हमेशा से, कि जितना हो सके हम अपनी टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाकर, और उसके बाद हम जो है उसको, वायरस को वहीं की वहीं रोक सके, और वैक्सीनेशन ड्राइव को उसी तरह से स्पीड अप रखें। और वैक्सीनेशन का भी जिस तरह से अब ये बिल्कुल एक अहम चरण चल रहा है, जो कि हमारा प्रिकॉशन डोज का है, तो उसकी गति को हमें और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है। यहाँ पर भाटी, एक और सवाल ये है कि हमारे देश में तो अब बूस्टर डोज मतलब तीसरा डोज, प्रिकॉशनरी डोज अब आया है, बाकी कंट्रीज में तो कई लोग फोर्थ और फिफ्थ डोज भी ले चुके हैं। मतलब कोविड क्योंकि अब हमारे साथ है ही, नए नए वेरिएंट्स उभरते रहेंगे, हर अंतराल में एक एक बूस्टर डोज हम सबको लेते रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी हम देख रहे हैं जो हमारे अवेलेबल वैक्सीन है, जो प्राइमरी वैक्सीन है, उसी का ही हमें बूस्टर दिया जाएगा, जो कि इफेक्टिव भी है। हमने देखा कि जो भी हमारी, हालांकि जो वैक्सीन हमारी बनी थी वो आपने देखा होगा कि जो हमारा सबसे पहले वेरिएंट वुहान वेरिएंट के बेस पे बनी थी, पर हमने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर को जैसे 2021 में वैक्सीन लगना शुरू हुआ था, और उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, तो हमारी वैक्सीन उस पर भी कारगर रही, और उसके बाद लोगों को काफी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गई। उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, तो हमें ओमिक्रॉन से भी सुरक्षा मिली। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वैक्सीन है अभी फिलहाल, उसका हम प्राइमरी वैक्सीन का ही थर्ड बूस्टर ले रहे हैं, थर्ड डोज ले रहे हैं। तो ये वैक्सीन निश्चित तौर पे हमारे अभी के फिलहाल के जो भी सर्कुलेटिंग वेरिएंट है उनसे हमें सुरक्षा दे रही है। पर आगे आने वाले समय में जैसे आप बात कर रहे हैं कि हमें बूस्टर की आवश्यकता पड़ती रहेगी, हाँ हमें बिल्कुल पड़ती रहेगी, पर हमारी जो वैक्सीन है वो आगे आने वाले समय में और भी अपग्रेड होती रहेगी, और उस समय जो वर्तमान समय में जो भी सर्कुलेटिंग वेरिएंट होंगे उनको उस तरह से वैक्सीन को ट्रीट किया जाएगा। और अभी आगे आने वाले समय में जिस तरह से नेजल वैक्सीन पे भी काम कर रही है, तो उनको भी एज ए बूस्टर के ऑप्शन में देखा जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर भाटिया, आखिरी सवाल आपसे होगा ये कि क्योंकि बच्चों ने भी अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है, कई पेरेंट्स के मन में ये थोड़ा डर भी है, थोड़ी हिचक भी है। इनफैक्ट ओमिक्रॉन के केस में की वेव में तो कई बच्चों को भी कोविड हो गया था। अभी बच्चों के लिए, मतलब 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। कब तक आ सकती है, ये सही समय है कि जल्द से जल्द रोल आउट कर दिया जाए? हाँ देखिए, 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए भी वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, पर एक चीज यहाँ पे समझना जरूरी है कि वर्ल्ड वाइड जितना भी ग्लोबली डेटा आया है उसके अंदर यही सामने आया है कि बच्चों के अंदर जो है कोविड को लेकर बहुत ज्यादा जो है सीवियरिटी या इस तरह की बीमारी की कोई गंभीरता नहीं देखी गई है। बच्चों के अंदर इन्फेक्शन की संभावना हमेशा ज्यादा बनी रहती है। बाकी जैसे बच्चों का जो सीरो सर्वे भी हुआ था हमारा डेल्टा वेरिएंट के बाद, सेकंड वेव के बाद भी, इनफैक्ट उस टाइम तो लॉकडाउन था, तब भी देखा गया था कि बच्चों के अंदर 80% के करीब सीरो पॉजिटिविटी थी। बच्चे जब तो बाहर नहीं आ रहे थे और स्कूल भी ओपन नहीं थे, तो बच्चों के अंदर भी उस तरह से नेचुरल इन्फेक्शन था, पर बच्चों में बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई है। फिलहाल 12 से 14 साल और 15 से 18 साल का जो एज ग्रुप है उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव काफी अच्छे से चल रही है, और इस एज ग्रुप के लिए भी जिस तरह से वैक्सीनेशन
आगे आने वाले समय में अप्रूव होगी तो लगा दी जाएगी, पर ऐसी कोई बच्चों को लेकर कोई बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई है। तो मैं समझता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों को लेके स्पेशली इस चीज को लेके ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर भाटी, आप हमारे साथ इंडिया 360 डिग्री की इस चर्चा में शामिल हुए और बताया कि बूस्टर डोज फिलहाल इस समय पर क्यों जरूरी है और उसकी क्या महत्ता है हम सब के लिए। बहुत धन्यवाद।